यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पर बीजेटी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद में वन बाय वन जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने उनके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम बीजेटी की। बीजेटी, तो बीजेटी की बात करें, बीजेटी को हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन इसके अंदर करंट फ्लो किसकी वजह से होती है? अगर इसमें करंट फ्लो के रीजन की बात करें हम बीजेटी के अंदर, करंट फ्लो, तो इसके अंदर करंट फ्लो करती है एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक इसमें करती है हॉल की वजह से। ये दो वजह हैं जिनकी वजह से बीजेटी के अंदर करंट फ्लो करेगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं। अगर बीजेटी की बात करें, जैसे कि बीजेटी इस तरीके से हमारा बीजेटी हो गया, पीएनपी एनपीएन, ये दोनों बीजेटी का ही उदाहरण। जैसे पीएनपी ये होता है हमारा मीटर, ये होता है हमारा कलेक्टर, ये होता है हमारा बेस। तो यहाँ पर जो जंक्शन होते हैं, एक तो एमीटर जंक्शन और एक कलेक्टर जंक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर दो जंक्शन होते हैं और यहाँ पर जो करंट है इसमें कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? दोनों टर्मिनल की, मीटर और कलेक्टर की जो करंट है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तीसरे टर्मिनल के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो कि होता है यहाँ पर बेस। तो बेस के द्वारा यहाँ पर करंट को कंट्रोल किया जाता है। और इन दी बाइपोलर डिवाइस करंट कंडक्शन बाई बोथ टाइप ऑफ कैरियर, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजोरिटी कैरियर कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एंड माइनॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं? जो यहाँ पर हॉल होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। इट हैज लो इनपुट इम्पीडेंस। अगर बीजेटी की बात करें तो क्या होता है इसका? लो इनपुट इम्पीडेंस होगा, इनपुट इम्पीडेंस, यानी इसका इनपुट इम्पीडेंस है वो लो होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अगर एरो की बात करें, जैसे बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, वो उसके अंदर क्या होता है? पीएन जंक्शन होता है बेस और इमीटर के बीच में। एक पीएन जंक्शन होता है यहाँ पर, जैसे कि एक पीएन जंक्शन ये हो गया बेस और इमीटर के बीच में, एक पीएन जंक्शन हो गया हमारा बेस और कलेक्टर के बीच में। तो दो पीएन जंक्शन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेस और इमीटर के अंदर जो पॉइंट की डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट ट्रेवल की डायरेक्शन बताता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ हॉल ये बताता है। जैसे कि हम बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, इसकी बात करते हैं यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो डायरेक्शन हम बताएंगे यहाँ पर, एनपीएन में ये करंट है बाहर की साइड जाती हुई दिखेगी। ये हमारा क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? ऊपर वाला हमारा कलेक्टर। और ये होगा हमारा इमीटर। अब इसमें ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? इसमें ये डायरेक्शन हमारी शो कर रहा है करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है, यानी ये बता रहा है कि बेस से मीटर की तरफ करंट जा रही है, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। और इसको हम कह सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ हॉल, डायरेक्शन ऑफ हॉल इसको हम बोल सकते हैं, यानी ये हॉल की डायरेक्शन है। इसी तरीके से हम यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, वह दी इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। अगर हम बात करें, अगर ये वाला जंक्शन है बेस और इमीटर जंक्शन को, इसको करते हैं हम फॉरवर्ड वाइज, तो हम क्या करेंगे? हॉल फ्रॉम बेस, यानी कि पी साइड से, जैसे ये क्या है हमारा बाहर की साइड जा रही है, तो ये क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन। तो यहाँ पर ये सेंटर वाला बेस हो गया, ये हमारा इमीटर हो गया और ये हमारा कलेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम कहें कि हॉल फ्रॉम बेस, तो ये क्या है? पी टाइप है, तो पी टाइप में क्या होंगे? हॉल। हॉल फ्रॉम बेस स्टार्ट टू फ्लो टू दी इमीटर साइड। तो हॉल यहाँ पर किससे जाते हैं? बेस से इमीटर की साइड जाने लग जाते हैं। क्या जाते हैं? हॉल जाते हैं यहाँ पर। एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लो फ्रॉम दी इमीटर टू बेस। और हॉल के विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मूव करेंगे, यानी कि इमीटर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे। तो हम कह सकते हैं
इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ हॉल फ्लो। तो ये किसकी डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ हॉल फ्लो को ये शो करेगा। इसी तरीके से हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, ऐसे पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की साइड आती हुई प्रतीत होगी, यानी करंट की डायरेक्शन इस तरीके से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा बेस। ये हमारा कौन सा, पीएनपी ट्रांजिस्टर या फिर पीएनपी बीजेटी। तो वहीं दी इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ पर अगर इसको फॉरवर्ड वाइज कर देते हैं इमीटर बेस जंक्शन को, यानी कि पी एन पी में क्या कर देते हैं, पी हमने पॉजिटिव पे दे दिया, एन हमने नेगेटिव पे दे दिया, ये फॉरवर्ड वाइज में हो गया। अगर क्या कर दिया हमने, इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, ऑल फ्रॉम इमीटर स्टार्ट टू फ्लो टू दी बेस। तो यहाँ पर पी साइड में क्या होते हैं, हॉल, हॉल है, इधर की साइड जाना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी हॉल की डायरेक्शन होगी इमीटर से बेस की साइड। एंड डायरेक्शन ऑफ एरो आल्सो इंडिकेट दी सेम। और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एरो है, ये किसको शो करेगी, हॉल को ही शो करेगी। तो यहाँ पर ये हॉल को शो करेगी। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ब्रिज रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या, ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। तो ब्रिज रेक्टिफायर की अगर एफिशिएंसी की बात करें, तो ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है 81.2%। अब ये 81.2% कैसे आएगी, कैलकुलेट करेंगे तो एफिशिएंसी की बात करें, द एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू एसी इनपुट पावर। तो इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फार्मूला आता है एन इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर डिवाइड बाई एसी इनपुट पावर, एसी इनपुट पावर, ये एफिशिएंसी का हमारा फार्मूला होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी है यहाँ पर बराबर होती है। इसका मतलब हम कहते हैं कि एफिशिएंसी पीडीसी की वैल्यू निकाल दें, यानी कि आउटपुट डीसी पावर डिवाइड बाई क्या होता है, इनपुट डीसी पावर। तो इसका मतलब आउटपुट डीसी पावर क्या होगी हमारी, वी डी सी स्क्वायर डिवाइड बाई आर एल, और पी ए सी, एसी इनपुट पावर क्या होगा, वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर एल, डिवाइड बाई आर एल। तो आर एल से आर एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। और जो वी डी सी की वैल्यू है, वी डी सी की वैल्यू होती है हमारी 2 bm डिवाइड बाई पाई, ये वी डी सी की वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी एम डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 81.2%। तो 81.2% है हमारी फुल वेव रेक्टिफायर यानी ब्रिज रेक्टिफायर की आई है। अगर हम भी मान लीजिए किसकी निकालनी हो, यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर की निकालनी हो, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम ऑफ कर देंगे इसका, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आई है। अगर हमें निकालना हो हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो यहाँ पर होगी 81.2 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 40.6%। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, फ्लिप फ्लॉप सर्किट की। फ्लिप फ्लॉप सर्किट हम कहाँ पर यूज करते हैं, तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप सर्किट के बारे में। फ्लिप फ्लॉप सर्किट, तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट को हम अगर यूज करना चाहें तो काउंटिंग एप्लीकेशन में हम फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज कर सकते हैं। अब फ्लिप फ्लॉप है उसको काउंटर के लिए हम यूज कर सकते हैं काउंटिंग एप्लीकेशन में। इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर भी यूज कर सकते हैं अगर इसको यूज करना चाहें, शिफ्ट रजिस्टर। और फ्लिप फ्लॉप को अगर हम यूज करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के अंदर भी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
इसके बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में। ए पीस ऑफ डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए सर्किट, इफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज राइज द करंट विल बी। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, डोपिंग की है सेमीकंडक्टर की। जब सेमीकंडक्टर की हम डोपिंग करते हैं, क्या किया हमने, डोपिंग। तो डोपिंग करने की वजह से क्या हो गया है, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि करंट भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर हम बात करें, ए पीस ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट, इफ द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज राइज्ड, द सर्किट करंट विल इंक्रीज बिकॉज द सेमीकंडक्टरियल मटेरियल हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्योंकि सेमीकंडक्टर का क्या होता है, मटेरियल है, यहाँ पर रहता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है, कोफिशिएंट। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ पीस ऑफ वायर और ए स्ट्रिप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीज, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल डिक्रीज। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहलाता है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। मॉड्यूलेशन टेक्निक कितने प्रकार की होती है, क्या क्या मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर होता है। मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक की हम बात करते हैं। तो पहली बात, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारे पास में तीन प्रकार की मॉड्यूलेशन टेक्निक है। किस किस की बेस पर, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या कहती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक हमें कहती है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यानी कोई भी कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे अगर इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होता है, जैसे हम कोई भी एम्पलीट्यूड इस तरीके से मान लेते हैं, ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड है, नीचे भी हम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मान लेंगे, ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर जैसे सेंटर लाइन होगी हमारी, इसी के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेशन होगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मॉड्यूलेशन होगा, यहाँ पर ज़्यादा पीक वैल्यू होगी, वहाँ पर मॉड्यूलेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पर पीक वैल्यू कम होगी वहाँ पर मॉड्यूलेशन कम होगा। इस तरीके से एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है, वो कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यानी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे कि इसी को मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड है, जहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई होगा वहाँ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। जैसे हम बात करें, इसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, जैसे ये सिग्नल है हमारे पास में, ये एम्पलीट्यूड हमने फिक्स कर लिया है। सेंटर लाइन से बात करते हैं, जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जैसे कि इस पोर्शन पर ज़्यादा है एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, यानी कि वेव फॉर्म दूर दूर तक होगी, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर है क्या होगा, एम्पलीट्यूड डाउन होगा, तो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इस तरीके से चेंज हो जाएगी यहाँ पर, यानी फ्रीक्वेंसी जैसे एम्पलीट्यूड कम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी वापस से कम हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, फिर एम्पलीट्यूड कम होगा फ्रीक्वेंसी वापस से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी है एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तीसरा होता है हमारा फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा, फेज मॉड्यूलेशन के अंदर हम कहते हैं
द फेज ऑफ कैरियर इज वेरीड अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फेज है वो वेरी होता रहता है। तो यहाँ पर फेज मॉड्यूलेशन की बात करें, फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन में हम इसी सिग्नल को बात कर लेते हैं जैसे कि कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर फेज है इस तरीके से आएगा हमारा, यानी कंप्लीट फेज रहेगा। और जैसे ही एम्पलीट्यूड का वेरी चेंज होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, तो फेज वापस से चेंज हो जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम देखें, फिर वापस से फेज चेंज हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर फेज है चेंज हो जाता है। तो फेज है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि कौन सा गेन यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, किस क्या चीज़ हम अचीव करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, वोल्टेज गेन हम यहाँ पर अचीव करते हैं, वोल्टेज गेन। जैसे हम बात करें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर की बात करते हैं, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वोल्टेज गेन क्या होता है, हाई होता है। अगर इसकी करंट गेन की बात करें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पर करंट गेन है वो क्या होता है, लो होता है। पावर गेन की बात करें तो पावर गेन वी इंटू वाई होता है, लो इंटू वाई क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा पावर गेन। यानी यहाँ पर हम कहते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का पावर गेन लो होता है। इनपुट आउटपुट फेज रिलेशनशिप की बात करें तो 0 डिग्री होता है कॉमन बेस के अंदर। आउटपुट इनपुट फेज रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप, तो ये होता है यहाँ पर इनपुट आउटपुट फेज रिलेशनशिप है वो 0 डिग्री होता है। और हम बात करें यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का लो होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है हाई। तो वोल्टेज गेन इज ग्रेटर देन यूनिटी, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन है हमारा वो होता है ग्रेटर देन यूनिटी, बट द करंट गेन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। लेकिन करंट गेन की बात करें, करंट गेन क्या होता है, लेस देन यूनिटी होता है। वोल्टेज गेन ग्रेटर देन यूनिटी एंड करंट गेन लेस देन यूनिटी होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वोल्टेज गेन हाई होता है इसके लिए ग्रेटर देन यूनिटी, करंट गेन लो होता है इसलिए लेस देन यूनिटी। इस तरीके से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इसके बारे में बात करते हैं आइडियल ऑप एम्प के बारे में बात करते हैं। आइडियल ऑप एम्प के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है आइडियल ऑप एम्प के अंदर, तो बात करते हैं हम आइडियल ऑप एम्प की। आइडियल ऑप एम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हम बात करते हैं। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो क्या कहता है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें आइडियल ऑप एम्प के अंदर, आउटपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 0 होता है। गेन की बात करें यहाँ पर आइडियल ऑप एम्प के अंदर गेन है वो इनफाइनाइट होता है। स्लू रेट की बात करें यहाँ पर आइडियल ऑप एम्प के अंदर स्लू रेट, तो स्लू रेट यहाँ पर इनफाइनाइट होती है। और यहाँ पर CMMR की बात करें तो CMMR यहाँ पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है CMMR। और बैंड विड्थ की बात करें, बैंड विड्थ यहाँ पर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। बैंड विड्थ इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे कि जो एसी कंपोनेंट होता है आउटपुट का, यानी कि मेन एलिमेंट ऑफ ए फिल्टर सर्किट दैट रिड्यूस द एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, आउटपुट पर एसी कंपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा फिल्टर हम यूज करते हैं उसकी हम बात करते हैं। क्या रिड्यूस करना है हमें, आउटपुट पर, आउटपुट में हमें क्या रिड्यूस करना है, एसी कंपोनेंट हमें रिड्यूस करना है।
तो आउटपुट में एसी कंपोनेंट रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आउटपुट में एसी कंपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर कैपेसिटर। कैपेसिटर हम यूज करते हैं क्योंकि हम बात करें both inductive and capacitive filter can be used for ripple removal. However, the capacitive filter are preferred. यहाँ पर हम इंडक्टर भी यूज कर सकते हैं रिपल को रिमूव करने के लिए, और कैपेसिटर भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, उसका रीजन क्या है? पहला रीजन है यहाँ पर कि कैपेसिटर है वो मोर प्रेडिक्टेबल है इन नेचर, यानी कैपेसिटर क्या है, मोर प्रेडिक्टेबल है, ज़्यादा इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रिडिक्टेबल, मोर प्रेडिक्टेबल। दूसरा यहाँ पर बात करें, कैपेसिटर एग्जिबिट लिटिल रेजिस्टिव इफेक्ट देन इंडक्टर। कैपेसिटर एग्जिबिट लिटिल रेजिस्टिव इफेक्ट देन इंडक्टर, यानी इसका जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टिव इफेक्ट है वो लिटिल होता है। exhibit little resistive effect than inductor, little resistive effect than inductor, effect than inductor। तीसरा हम बात करें, इंडक्टर है वेरियस लॉसेज एसोसिएटेड विथ देम सच एज मैग्नेटिक लॉसेज। इंडक्टर के अंदर बहुत सारे लॉसेज होते हैं, इंडक्टर हैव लॉसेज सच एज मैग्नेटिक लॉस, इसलिए हमें कैपेसिटर को प्रेफरेंस देनी होती है, मैग्नेटिक लॉस। और कैपेसिटर पार्टिसिपेट लेस इन कपलिंग अफेक्ट विथ अदर कंपोनेंट। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, कैपेसिटर है कपलिंग इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी बाकी एलिमेंट के साथ ही पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर पार्टिसिपेट लेस इन कपलिंग इफेक्ट। कैपेसिटर पार्टिसिपेट लेस इन कपलिंग इफेक्ट, लेस इन coupling effect with other component, with other component। नेक्स्ट हम बात करें, कैपेसिटर आर लेस एक्सपेंसिव। कैपेसिटर क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। कैपेसिटर आर लेस एक्सपेंसिव, यानी कॉस्टली भी ज़्यादा ये नहीं होते हैं। अब बात करते हैं आरसी, किसकी बात करते हैं हम, आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की बात करते हैं। आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो आरसी कपल्ड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में आर और सी हैं, दोनों किस लिए काम ले जाते हैं, दोनों यहाँ पर कपलिंग के लिए काम ले जाते हैं, और किस लिए काम ले जाते हैं दोनों, कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर अफेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ओनली। कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर affect the low frequency response only, affect the low frequency response only, low frequency response only। जैसे हम बात करें यहाँ पर कपलिंग के बारे में, जैसे कपलिंग कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, और एक हम बाईपास कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। कपलिंग कैपेसिटर क्या काम करता है और बाईपास कैपेसिटर क्या काम करता है।
कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर हमारा काम करता है इन वीजेटी कॉमन मीटर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। कपलिंग कैपेसिटर couple signal from one amplifier stage to other. It is also used to couple input और output of amplifier। यानी यह क्या करेगा, बीजेटी कॉमन एमिटर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम इसका कपलिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये सिग्नल को वन एम्पलीफाई स्टेज से जोड़ता है, यानी वन एम्पलीफाई स्टेज से अदर स्टेज को ये जोड़ने का काम करेगा। दूसरा ये क्या काम करता है, ये कपल इनपुट और आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। कपल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए एम्पलीफायर। दूसरा हम बात करते हैं बाईपास कैपेसिटर के बारे में। बाईपास कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर की बात करें तो दिस कैपेसिटर कनेक्ट द एसी नॉइज टू ग्राउंड। ये क्या करेगा, एसी नॉइज को ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करने का काम करेगा। दिस कैपेसिटर कनेक्ट एसी नॉइज टू ग्राउंड। दूसरा हम बात करते हैं, इट प्रिवेंट द एसी नॉइज टू मिक्स विथ डीसी सिग्नल। यानी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एसी नॉइज को किसके साथ मिक्स होने से, विथ डीसी सिग्नल, विथ डीसी सिग्नल। तीसरा ये क्या काम करेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर इट इज यूज्ड मेनली इन पावर सप्लाई डिजाइन वेयर प्योर डीसी वोल्टेज इज डिजायरेबल। तो पावर सप्लाई डिजाइन में इसका यूज किया जाता है बाईपास कैपेसिटर का, जहाँ पर प्योर डीसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो। तो पावर हम कह सकते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई डिजाइन में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पर क्या जरूरत होती है, प्योर डीसी वोल्टेज डिजायरेबल होता है। चौथा हम बात करते हैं, इट इज आल्सो अफेक्टिंग द लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर। तो क्या करेगा, अफेक्ट द लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर। लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं, टीवी ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। यानी टीवी ट्रांसमिशन में जो एएम एफएम यूज किया जाता है उनका क्या रोल होता है। टीवी ट्रांसमिशन, और टीवी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, एएम है वो किस लिए यूज किया जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये यूज किया जाता है पिक्चर्स के लिए, यानी पिक्चर्स के लिए। और जो एफएम है यहाँ पर, एफएम किस लिए यूज किया जाता है, साउंड के लिए उपयोग किया जाता है, साउंड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टीवी ट्रांसमिशन के अंदर एएम है वो पिक्चर्स के लिए और एफएम है वो साउंड के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, एएम मॉड्यूलेशन इज प्रीफर्ड फॉर पिक्चर ट्रांसमिशन इन टीवी बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर एएम है किसके लिए, पिक्चर्स के लिए यूज किया जाता है। इसकी वजह क्या है पिक्चर्स के लिए यूज करने की, पहला तो द डिस्टोरेशन विच अराइज ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन द मल्टीपल सिग्नल इन मोर इन एफएम देन एएम। यानी यहाँ पर डिस्टोरेशन जो होता है मल्टीपल सिग्नल की वजह से, डिस्टोरेशन एफएम में ज़्यादा होता है, एफएम में हायर होता है कंपैरिजन टू एएम। इसलिए हम एएम को यूज करते हैं, क्योंकि जब इंटरफेरेंस होता है बिटवीन मल्टीपल सिग्नल के बीच में तो एफएम के अंदर जो होता है डिस्टोरेशन वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू एएम। इसलिए हम एएम को प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम सिग्नल कंटिन्यूसली चेंज। क्योंकि डिस्टोरेशन एफएम में हायर क्यों होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी कंटिन्यूसली चेंज होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस चेंज, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से यहाँ पर
क्या होता है, एफएम सिग्नल के अंदर डिस्टोरेशन लॉस ज़्यादा होगा, इस वजह से हम एएम सिग्नल को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा, स्टेडी प्रोडक्शन ऑफ पिक्चर इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है पिक्चर्स का वो यहाँ पर एएम की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है। इफ एएम आर वर यूज्ड द घोस्ट इमेज इफ प्रोड्यूसेज स्टेडी, तो यहाँ पर एएम अगर यूज करते हैं तो घोस्ट इमेज है वो स्टेडी होती है। आल्सो द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आर मच लेस इन एएम, तो यहाँ पर क्या होता है एएम में एक और फायदा है, एक तो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी है वो लेस होती है, एंड बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो लेस होती है, यानी सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड bandwidth requirement are much less in AM. Bandwidth requirement are less. अब दूसरा बात करते हैं, एफएम है वो साउंड के लिए प्रीफर किया जाता है, किस वजह से साउंड के लिए यहाँ पर एफएम को प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे एफएम की, वो भी साउंड के लिए प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। द बैंडविड्थ असाइन्ड टू एफएम साउंड सिग्नल इज अबाउट 200 किलोहर्ट्ज, तो यहाँ पर जो बैंडविड्थ दी जाती है एफएम साउंड सिग्नल के लिए वो 200 किलोहर्ट्ज तक बैंडविड्थ यहाँ पर दी जाती है, विच नॉट मोर देन 100 किलोहर्ट्ज इज ऑक्यूपाइड बाई सिग्निफिकेंट साइड बैंड, तो यहाँ पर दोनों साइड बैंड में 100 किलोहर्ट्ज होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये कितनी हो जाएगी 200 किलोहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी। दिस इज ओनली 1.4% ऑफ टोटल चैनल बैंडविड्थ, तो टोटल चैनल बैंडविड्थ जो होती है वो होती है 7 मेगाहर्ट्ज, टोटल चैनल बैंडविड्थ ये होती है 7 मेगाहर्ट्ज। 7 मेगाहर्ट्ज का जो 200 मेगाहर्ट्ज है ये ओनली 1.4% है। दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चैनल का हमने क्या किया है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया है, चैनल यूटिलाइजेशन, चैनल इज efficiently utilized, efficiently यूटिलाइज। नेक्स्ट हम बात करें कि हम जो क्लॉक पल्स जनरेशन में कौन सा मल्टी वाइब्रेटर यूज करेंगे, जैसे 3 तरह के मल्टी वाइब्रेटर हमारे पास होते हैं, तो उनमें से हम कौन सा मल्टी वाइब्रेटर यूज करेंगे, किसके लिए, क्लॉक पल्स जनरेशन के लिए, क्लॉक पल्स जनरेशन। तो क्लॉक पल्स जनरेशन के लिए जो हम मल्टी वाइब्रेटर यूज करते हैं वो लेते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम यूज करते हैं, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम क्लॉक पल्स जनरेशन के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करें मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हमसे क्या कहता है, क्या होता है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करें, द मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट हैज ओनली वन स्टेबल स्टेट मेकिंग इट्स वन शॉर्ट पल्स जनरेटर, यानी इसके अंदर क्या होती है, ओनली सिंगल स्टेबल स्टेट होती है, सिंगल स्टेबल स्टेट, यानी एक ही स्टेट में ये स्टेबल रहता है। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रिगर्ड पल्स जनरेटर की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, ट्रिगर्ड पल्स जनरेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ट्रिगर्ड पल्स जनरेटर की तरह यूज किया जा सकता है। इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, डिले और टाइमिंग सर्किट में हम इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज कर सकते हैं, डिले एंड टाइमिंग सर्किट के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसका यूज कर सकते हैं जनरेशन ऑफ क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स जनरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं जनरेशन ऑफ
क्लॉक पल्स के जनरेशन के लिए यूज किया जाएगा। इट इज आल्सो यूज्ड इन एनालॉगी सिस्टम टू कंट्रोल एंड आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो इसको यहाँ पर कहाँ पर यूज किया जाता है? एनालॉगी सिग्नल के लिए भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, टू कंट्रोल द आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। एनालॉगी सिस्टम में इसका यूज किया जाता है टू कंट्रोल एंड आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। कंट्रोल एंड आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे पार्ट वाइब्रेटर के बारे में, जैसे कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में बात करते हैं। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर। जैसे एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करें, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, और इसके अंदर कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं इसको। नो स्टेबल स्टेट, इसको फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, और स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह इसको यूज किया जा सकता है। एस के यू ए आर ई, स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर, जनरेटर स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तीसरा हम कहें एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, आर यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में यूज कर सकते हैं। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा हम इसका यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। इसमें यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, इसका यूज किया जा सकता है। तीसरा हम बात करते हैं वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर। तो वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में बात करें, ए वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज टू स्टेबल स्टेट, require triggering pulse to be applied to change the state. Until the trigger input is given, this multi-vibrator cannot change the state. तो इसके अंदर क्या होगा? जब तक हम ट्रिगर पल्स नहीं देंगे तब तक ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है। इसके अंदर दो स्टेबल स्टेट होती है, ऑन और ऑफ। जब तक हम ट्रिगर पल्स नहीं देंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ये मल्टी वाइब्रेटर है, यानी बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ये नहीं जाता है। वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन। कहाँ पर यूज किया जाता है मल्टी वाइब्रेटर? यहाँ पर वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर डिजिटल कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाएगा। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिवर्सिंग द सप्लाई टू गिवन सर्किट एट रेगुलर इंटरवल। तो ये क्या करेगा? सर्किट को जो सप्लाई दे रहे हैं उसको रिवर्स करने के लिए भी काम आता है। तो हम कह सकते हैं रिवर्सिंग द सप्लाई टू बी गिवन सर्किट, reversing the supply to given circuit at regular interval, regular interval। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि डिप्लीशन टाइप मोसफेट कहाँ पर ऑपरेट होता है? डिप्लीशन टाइप मोसफेट। तो डिप्लीशन टाइप मोसफेट है, ये किस मोड के अंदर ऑपरेट होगा उसकी बात करते हैं हम। डिप्लीशन टाइप मोसफेट। तो डिप्लीशन टाइप जो मोसफेट है, ये
दोनों मोड में काम करता है। कौन कौन से मोड? डिप्लीशन एंड एनहेंस्ड मोड दोनों में काम करेगा। डिप्लीशन एंड एनहेंस्ड मोड, एनहेंस्ड मोड दोनों के अंदर ये काम करता है। जैसे हम अगर बात करें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत टाइप के हम देखते हैं, डिप्लीशन टाइप के भी देखते हैं और एनहेंस्ड टाइप के भी देखते हैं। तो दोनों की जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जैसे डिप्लीशन टाइप की हम ड्रॉ करें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इधर हम ड्रॉ करते हैं किसकी? एनहेंस्ड टाइप की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो ये तो है हमारी एनहेंस्ड टाइप की, एनहेंस्ड टाइप, और ये है हमारी डिप्लीशन टाइप की, डिप्लीशन टाइप। तो डिप्लीशन टाइप मोसफेट की जो यहाँ पर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी नेगेटिव से और इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर क्या लाएगा? इधर की साइड ये काम करेगा यहाँ पर डिप्लीशन मोड में, डिप्लीशन मोड, और इधर की साइड ये काम करेगा किसके अंदर? एनहेंस्ड मोड में काम करेगा, एनहेंस्ड मोड। इसकी अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारा क्या है? VGS है, ये वोल्टेज जो है VGS, और ये हमारा ड्रेन करंट है ID जो कि मिली एम्पियर में है, ID इन मिली एम्पियर। और ये पॉइंट जो है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है? ये IDSS पॉइंट है, IDSS। इसी तरीके से एनएचडी टाइप मोसफेट की बात करते हैं। एनएचडी टाइप मोड में इस तरीके से, एनएचडी टाइप मोड में ये वेवफॉर्म होगी। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये ड्रेन करंट है, वो है ID किसके अंदर? मिली एम्पियर के अंदर, और यहाँ पर क्या है? VGS की वैल्यू है, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा VT, यानी इस पॉइंट पर टर्मिनल वोल्टेज है VT, या थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज हैज एनहेंस्ड। तो पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज है यहाँ पर अगर हम बात करें, वो है एनहेंस्ड मोड। द लेवल ऑफ फ्री कैरियर इन द चैनल कंपेयर टू दैट एनकाउंटर्ड विथ VGS इक्वल टू 0। For this region, the region of positive gate voltage on drain characteristics is called enhanced region। तो यहाँ पर ये जो 0 वोल्टेज पर, यानी VGS की वैल्यू 0 है, उस पर ये रीजन है, यहाँ पर ये क्या कहलाता है? enhanced region कहलाता है। But this is not in the case with the enhanced type MOSFET, because the channel in non-existing VGS equal to 0, the enhanced avoid the application of VGS। तो यहाँ पर ये जब मोड है डिप्लीशन मोड में, ये वाला मोड है यहाँ पर, ये एनहेंस्ड टाइप मोड कहलाएगा, यानी यहाँ तक एनहेंस्ड टाइप मोड है, इसमें काम नहीं कर रहा है, इससे ऊपर वाला काम एनहेंस्ड टाइप मोड में करेगा। और यहाँ पर ये वाला मोड है, ये एनहेंस्ड टाइप मोड में काम कर रहा है। तो ये दोनों के इक्विवेलेंट हम देख सकते हैं। In the application of positive gate to source voltage have enhanced the level of free carrier in the channel compared to that of the encountered with VGS equal to 0। For this region, the region of positive gate voltage, the region of positive gate voltage on the drain characteristics is called enhanced region। और why this is not case with the enhanced type MOSFET? Because the channel is non-existing with VGS equal to 0 is enhanced by the application of positive VGS। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में? वोल्टेज रेगुलेटर, वो आउटपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में किस टाइप का होता है? तो ये हम है, बाकी कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।